एवं बहनों नमस्कार, नमो नमः। आप लोग का संस्कृत संगम में स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं कादम्बरी कथा मुखम श्री बाण भट्ट द्वारा विरचित। ठीक है, आज जो है महाकवि बाण द्वारा जो विरचित लिखा गया है उनका जीवन परिचय आप पढ़ेंगे, उनका वंश पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले इनके महाकवि बाण के जीवन परिचय और उनका वंश क्या है। इनका देखिए 7वें, ऐसे बाण बना लीजिएगा, बाण हैं ही तो ऐसे बाण के इधर मोड़ रहा ना तो हो जाएगा पूर्वार्ध। ठीक है, चलिए कुछ पाश्चात्य संस्कृत आलोचकों को छोड़ करके इस विषय में किसी को संदेह नहीं है, महाकवि बाण जो है संस्कृत साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते। ऐसे तो ऐसे नहीं थे, वो बहुत सर्वश्रेष्ठ थे और संस्कृत साहित्य ने जिनका उनका संदेह पर परे हैं और उसी प्रकार इतिवृत्ति उनकी कृतियाँ भी असंदिग्ध है। आश्रयदाता का मतलब किसके राज्य दरबार में रहते? राजा हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। ऐतिहासिक होना अति आवश्यक है। इन कृतियों के घटनाओं को वही साक्ष्यों से प्रमाणीकृत माना जाता है कि हर चरित्र के 2.5 उच्छावासों का जो है आत्मचरित है। प्रथम उच्छावास में अपने वंश को परिचय मिला है। इसमें आप समझ गए होंगे कुछ बातें कि कहने का मतलब जो हर्षचरित है, इनका लेखन किए गए हैं। हर्षचरित में 2.5 उच्छावास में है। कादम्बरी के 20 श्लोकों में इन्होंने अपना परिचय दिया है। वही बता रहे हैं कि हर्षचरित के प्रथम उच्छावास से में बाण के वंश का पूरा और इस प्रकार मिलता है। इस प्रकार सरस्वती को दुर्वासा ऋषि के शाप के द्वारा पृथ्वी पर उतरना पड़ा। वह स्वर्ण नदी में तट पर के एक लता मंडप में निवास बनाया है और स्वर्ण नदी नित्य जो है स्थान और देवार्चन करते हुए उन्होंने एक दिन चवन ऋषि जो च्यवनप्राश बनता है उन्हीं के नाम पे, चवन ऋषि जो है दधीत को सरस्वती ने उतर जाते हुए देखा और दधीत को ले करके उसके सरस्वती के मन में अंकुरित हो उठता है। ठीक है, अंकुरित हो उठता है। अंकुरित क्या होता है? देख करके उसके मन में अंकुरित हो उठता है। दधीच के मन में भी सरस्वती के प्रेम उत्पन्न हो जाता है। जब दोनों आपस में प्रेम प्रांगण होता है तब क्या होता है? तब जा करके जो है सरस्वती एक वर्ष सरस्वती के आश्रम में रहे। दैव को योग में उन्होंने गर्भ धारण किया और उसमें एक पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र पैदा होते ही सरस्वती जो है ने यह वरदान दिया कि यह समस्त विद्याओं में प्रांगत होंगे। कौन? बाण भट्ट को। तत्पश्चात वह ब्रह्मलोक में चली गई और सरस्वती के चले जाने पर दधीच भार्गव वंश जो है में उत्पन्न अपने भाई पत्नी यक्षमाला के पास शाश्वत को पुत्र को पालने के लिए छोड़कर तपस्या में संलीन हो गए और सरस्वती के पुत्र पैदा होते ही वह उसी अक्षमाला से पुत्र को जना था और एक वश नाम पड़ा। ठीक है, सबसे पहले क्या नाम पड़ा? वश नाम पड़ा और सरस्वती सहोदर भाई से प्रेम था। उसके बाद जो है सहोदर में सगे भाई जैसे प्रेम था और उसके बाद सरस्वत को माता वरदान के कारण यौनारंभ में वह शास्त्रों का विद्वान हो गया। वर्ष अपनी सारी विद्या को दे करके वह प्रीतकोट के नामक स्थान बनवा लिया और तपस्या करने के बाद पिता दधीच चला गया और उस वंश का जन्म हुआ। ठीक है, इनके वंश का देख लीजिए क्या क्या है। महाकवि बाण का वंशावली है। सबसे पहले इनके परदादा के दादा सबसे पहले क्या थे? वत्स से, इसीलिए कहा जाता है सरस्वती मुख पैदा हुए। और कुबेर, उनके पुत्र का नाम, वश्य पुत्र का नाम कौन है? कुबेर। कुबेर के 4 पुत्र हैं, अच्युत हैं, ईशान हैं, हर हैं, पाशुपत हैं। तो इन तीनों के पुत्र के पता नहीं है, लेकिन इन पुत्र जो है अर्थापत्र हैं
और इनके पुत्र का नाम चित्रभानु है। ठीक है, अभी वंशों की बहुत बढ़िया व्याख्या की गई 20 श्लोक में। अब इनके वंश का नाम देखिए, पाशुपत है, पाशुपत पुत्र अर्थापत है, अर्थापुत्र पुत्र जो है कौन है, चित्रभानु। चित्रभानु की 11 पुत्र हैं, चित्रभानु प्लस राजदेवी लिख दीजिए बगलिया। और चित्रभानु के कौन पुत्र हैं, वाणभट्ट हैं, और उनके पुत्र जो है पुलिंद भट्ट या भूषण, पुलिंद भट्ट या पुलिंद भूषण, इस टाइप दोनों का है। कुछ कहा जाता है 1/3 भाग जो है बाण ने लिखा था, उसके बाद जो भी बचा भाग जो है इन्होंने अपना पूरा किया था बचे भाग को। ठीक है, पूर्वार्ध भाग ये लिखे थे। कहने का मतलब 70% भाग ये लिख दिए थे, 30% भाग पुलिंद भूषण और भूषण भट्ट लिखे थे। ठीक है, ठीक है। चलिए उत्तरार्ध भाग, तो इनका प्रारंभिक जीवन थोड़ा सा देख लीजिएगा। प्रारंभिक जीवन बाण के पिता के नाम चित्रभानु, माता का नाम राजदेवी। बचपन में ही इनका देहांत हो गया था और पिता का पालन पोषण, पिता के ने उनका पालन पोषण किया, यथाशक्ति उपनयन संस्कार भी इन्होंने किया। चलिए अगला जब देखते हैं, और इनका है अनुष्टुप छंद में ही प्रयोग हुआ है सारे श्लोक। इसके बाद चलते हैं, यह 14 वर्ष के हुए तभी इनका पिता का देहांत हो गया, उनका विवाह हो चुका था। पिता की मृत्यु के बाद शोक संतप्त बाद बाण ने ही कुछ समय बीता और देशाटन को चले गए, और उसके बाद 44 साथी और वहाँ सहायक हुए, और हर्षचरित के प्रथम रचना उच्छावासों में अंतिम प्रश्न में किया गया था। इसी प्रकार से इनका कुछ दिनों तक आप देखेंगे, कुछ देशों तक और देशांतरों तक अपनी भूमि प्रीतकूट के नामक स्थान लिया। चलिए अब इनका समय क्या है, 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध माना जाता है। ठीक है, ऐतिहासिक ग्रंथों से पता चला 606 से ईसा पूर्व से 648 ईसा पूर्व के बीच हुआ। और उसके बाद इन्होंने क्या, इन्होंने हुएनसांग की सन जो है 626 में 648 में उनका भारत आना हुआ। बौद्ध यात्री थे हुएनसांग। ठीक है, अब समझ लीजिए इनका जन्म जो है बता रहे हैं 606 और 648 के बीच में हुआ था, इसीलिए 7वें तो पहुंचा नहीं था, 7वें की इसीलिए पूर्वार्ध कर देते हैं। ठीक है, वही बात है। चलिए आगे देखते हैं हम, बहुत ज़्यादा नहीं है। फिर हर्षवर्धन 600 और इतने 48 में समकालीन थे, और उसके बाद 6ठी शताब्दी में अंतिम भाग 7वीं का आरंभ होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला भाग, जब देखते हैं जल्दी जल्दी चलते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। बाण भट्ट कादम्बरी में एक पंक्ति है, अनुकरोति भगवतो नारायणस्य, उद्धृत होता है मन्ये अस्मः शब्द कविनः प्रयुक्तो लेखैकस्तुः प्रमादांत लिखतः। आनंद वर्धन ने ध्वन्यालोक में आलोचना किया है, और कादम्बरी और हर्षचरित के नाम कई बार आए हैं। 11वीं शताब्दी में परमार्थ हुए थे। भोज की कृति में सरस्वती कंठाभरण, सरस्वती कंठाभरण, सरस्वती क्या लिखे हैं, कंठाभरण लिखे हैं। सरस्वती जो है सरस्वती ने राजा भोज आप जैसे निमंत्रण खाने जाएं भोज, तो क्या होता है, कंठ भर के पूड़ी खाई लें, तो वही बात है, सरस्वती कंठाभरण आपको याद हो जाएगा। 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कश्मीरी पंडित क्षेमेंद्र ने भी औचित्य विचारधारा लिखे हैं। कादम्बरी के 2 श्लोक हैं, स्तन युगम अस्त्रु अस्ताम और जैनतुपेन्द्र चकार दुर्ता, यह उदाहरण उन्होंने दिया है। ठीक है, आयुष, अरे यार आ गया। चलिए ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ गया था भाई। चलिए अब देखिए सरस्वती बाणभट्ट की कृतियाँ देख लीजिए। सबसे पहले हम चपका, यही आपका क्ल्यू है, यही आपका कहने का मतलब क्रम है, क्रम और क्ल्यू दोनों है। हम से आप ले लीजिए, हा से हर्षचरितम पहले आ गया,
मुँह से आपका मुकुट ताड़िक आ गया, दूसरा रचना है। और च से आपका चंडी शतक आ गया। प से आपका पार्वती परिणय आ गया। क से कादम्बरी आ गया। ठीक है, इस टाइप इनका क्रम है। अब इसमें लिखा गया है, इस क्रम में देख लीजिएगा आप। हर्षचरित आपको समझ लीजिए 8 उत्सवासों में लिखा गया है। ठीक है, 8 उच्छावासों में लिखा गया है। 2.5 उच्छावास में इसमें अपना परिचय दिए हैं, अपने वंश का पूरा, मैंने पहले बताया था। और कादम्बरी कथा मुख जो है, यह तो जान लीजिए कथा है। कादम्बरी कथा मुख। कादम्बरी जो है ना, बहुत मोटी बुक है, आप देखेंगे तो कादम्बरी जो है यह जो है बहुत मोटी बुक है। यह ऐसे तैसे नहीं है। अभी कादम्बरी पढ़ने लगेंगे ना, ये कथा मुख के कम से कम 4 गुना होगा। ठीक है, 1 गुना है, आप 3 गुना और समझ लीजिएगा। तो इसीलिए एक कथा मुख बनाए हैं। ठीक है, तारिणी झा जो है एक कथा का जो मुख है, कहने का मतलब मुख मतलब मेन जो आपका है वही दर्शाया गया है। ठीक है, चलिए। पार्वती परिणय जो है नाटक है भैया। चंडी शतक जो है यह जो है श्रुतिपरक ग्रंथ है, श्रुतिपरक। और मुकुट ताड़िक का है, नाटक है। अब समझ लीजिए ये क्या है, हर्षचरित एक आख्यायिका है, कादम्बरी एक कथा है। दोनों क्या है, गद्य रचना है, गद्य रचना है। अभी 2013 में आया था टीजीटी में, आप देखे होंगे कि कादम्बरी के कथा मतलब बाण भट्ट के किन्हीं 2 रचना गद्य रचनाओं के नाम बताइए। ठीक है, तो आपको हर्षचरित और कादम्बरी यही 2 गद्य रचनाएं हैं। ठीक है, ऐसे आया था कितनी गद्य रचना है, 2, 3, 4। ठीक है, तो कोई 3 मारा था, कोई कुछ मारा था, तो परिचय नहीं था उतना। ठीक है, पार्वती परिणय जो है नाटक है, और 2 नाटक है, आप समझ लीजिए 2 गद्य रचना है। 2 क्या है, नाटक है, नाटक। और एक चंडी शतक क्या है, श्रुतिपरक ग्रंथ है, श्रुतिपरक, श्रुतियों के आधारित पर है। आप समझ लीजिए कादम्बरी में हर्षचरित, कादम्बरी 2 आपका गद्य रचना है, 2 आपको नाटक है, दोनों नाटक है। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। हो सकता नाटक पूछ ले कितना गद्य कितना नाटक हैं, तो आपको बताना है 2, पार्वती परिणय और मुकुट ताड़ितम, ये 2 नाटक है। अब आप ऐसे भी आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कादम्बरी में और हर्षचरित दोनों तो गद्य रचना हो गई, पार्वती परिणय और मुकुट ताड़ित ये क्या है, दोनों आपका नाटक है। और रही बात चंडी शतक, अनुमान लगा लीजिएगा चंडी शतक आपका ये श्रुतिपरक ग्रंथ होगा। चलिए अब अगला चलते हैं हम। हर्षचरित 8 उच्छावासों में लिखा गया है, 2.5 उच्छावास में अपने वंश का परिचय दिया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब गुढ़ाढ्य जो है बृहत कथा लिखे 85 भाषा में, सुबंधु वासदत्ता कवि कल्पित है, और कादम्बरी जो है ये भी 45 भाषा में है। ठीक है, चलिए ये तो एडवर्टाइज था। चलिए आगे चलते हैं। इसका हर्षचरित के विषय में बात हो रही है। इन्होंने हर्षचरित की कथा का वर्णन किया है, और राजा हर्षवर्धन थे और प्रभाकर वर्धन भी थे। हर्षवर्धन बड़े भाई और राजा राजवर्धन जो है छोटे भाई थे। राजश्री उनकी बहन थी, और मौखरी राजा एक थे, वही 7 विवाह हुआ था राजश्री का, और प्रभाकर वर्धन का निधन हो गया। बाद में उन्होंने ग्रहवासी जो है ग्रम वर्मा का वध कर दिया। इस टाइप कहानी है, आप पढ़ लीजिएगा, इसको छोड़िए। अब दूसरी रचना बता रहे हैं इनकी क्या है, कादम्बरी कथा है। प्राचीन वांग्मय के अनुसार गुढ़ाढ्य बृहत कथा के अनुसार, सुबंधु की वात कथा के अनुसार जो है तीसरी रचना इनकी अनूठी मानी जाती है। और क्या है इसमें, कादम्बरी में जान ही रहे, कादम्बरी रसज्ञों का भोज
भोजन अच्छा नहीं लगता है। कादम्बरी का रसज्ञों को भोजन भी अच्छा नहीं लगता। कादम्बरी है रस ज्ञानाम आहारो अपि न रोचते। यज्ञ अनुकूल नायक है, यह एक पत्नी वाला है। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे अब देखते हैं। अब इसको आपको क्या और ध्यान देना है। कादम्बरी चंद्रपीड नायक है, यह धीरोदात्त नायक। कैसा नायक है? धीरोदात्त। और कादम्बरी का विवाह पूर्व परकीय मुग्धा होती है। आप इसको अवश्य लिख दीजिएगा कहीं नोट्स में, यह बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन सा नायक है? धीरोदात्त नायक। नायिका कौन है? परकीय नायिका, मुग्धा। नायिका के भेद आपको बता दें, 3 मुख्य भेद होते हैं। नायिका जो है स्वकीय, परकीय, मुग्धा, 3 प्रकार की होती हैं। अभी इसका प्रकार और बताएंगे हम। 384 प्रकार के होता है, पूरा भेद देखेंगे तो। और उसके बाद आपको बताएं, बोर्ड पे बताएंगे इसको हम। ठीक है, पूर्वार्ध उत्तरार्ध 2 भागों में है। उत्तरार्ध भाग, पूर्वार्ध भाग विप्लम्ब श्रृंगार है। पूर्वार्ध भाग और उत्तरार्ध भाग में करुण विप्रलम्ब श्रृंगार प्रधान है, और कहीं कहीं संभोग श्रृंगार भी है। और भी पाए जाते हैं। शब्दार्थयो समा गुम्फ पांचाली रीति उच्चते। कहने का मतलब पांचाली रीति की बहुलता है। बहुलता मीन बहुत ज़्यादा अधिक है। चलिए अब इसको हम देखते हैं। तीसरी कृति है पाणिनि पार्वती परिणय कथा। तीसरी रचना नाटक है। कालिदास जो है कुमार संभव में कुछ साक्ष्य मिलते हैं, और उसके बाद भगवान शिव पार्वती का विवाह प्रस्तावना ए छब्बीस में कहा गया है। ठीक है, पार्वती परिणय में आप देखेंगे पार्वती रचयिता 17वीं शताब्दी में बाणभट्ट नामधारी कोई दाक्षिण कवि है, और कोई जो है प्रबल प्रमाण नहीं है लेकिन। ठीक है, चौथी रचना इनकी चंडी शतक है। चंडी शतक 100 श्लोकों का संग्रह है। भगवती चंडी का स्तुति की गई है, और अत्यंत सुंदर है शब्दावली। राजा भोज ने कंठाभरण में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, चलिए ठीक है। हाँ, अब उसके बाद आप चलते हैं। हाँ, मयूर भट्ट की थोड़ा कहानी है। उनके साले एक मयूर भट्ट तड़के ही उठते हैं, कुछ श्लोकों को सूझे बिना दिखलाते हैं, और उसके बाद इधर बाण की पत्नी किसी कारणवश में वह मान किए हुए वंश में उस दिन मान किए हुए मनाने के दचित थे, और वह किसी तरह मान ही नहीं रही थी। मनाते मनाते उनको सवेरा हो गया। प्रथम 3 चरणों में यह है। कहने का मतलब आपको बता दें, थोड़ा सा बैक चलते हैं। यह जो है किंवदंती है। किंवदंती मीन कहा गया है, वैसे सही है गलत है अब आप जानेंगे। लिखा गया है तो सही ये मानना पड़ेगा। मयूर भट्ट जो है ये साले थे किसके? बाण भट्ट के साला मयूर भट्ट थे, और उनकी बहन जो है, दोनों में कुछ कारण लड़ाई हो जाता है। किसके? बहनोई और दीदी में। ये सुबह सुबह उठ करके जाते हैं उनके कमरे में ही, और इधर बाण की पत्नी किसी कारण वंश दिन मान गई। किंवदंती दिखलाने के लिए बाण के पास चल पड़े। बाण के पास, इधर बाण की पत्नी किसी कारण वंश उस दिन मान किए हुए, और बाण उसे मनाने में दचित थे। वह किसी तरह मान ही नहीं रही थी। उसे मनाने के लिए बाण ने एक पद की रचना की। इसमें तो इस टाइप है। उसमें जो है उनकी पत्नी नहीं, उनकी जो है आपको बता दें। अरे यार ये क्या हो जाता है इसमें। चलिए, तो इसमें अभी आप काव्य प्रकाश पढ़ेंगे भैया, तो उसमें ऐसे तो नहीं है। चलिए ठीक है, मनाने के लिए इस प्रकार आगे थोड़ा सा देख लेंगे हम।
इसमें, हाँ इसमें सही दिया है थोड़ा सा। और इसमें बड़े बाण ने बड़े प्रसन्न हुए और मयूर ने उसकी शादी, और मयूर को कोढ़ी हो जाने पर श्राप दे दिया। ठीक है, मयूर को कोढ़ी हो जाने को श्राप दे दिया। ठीक है, अब मयूर को कोढ़ी हो जाने को श्राप दे दिया और कोढ़ी से मुक्ति पाने के लिए मयूर शतक उन्होंने लिखा। अब आप समझ लीजिए पूरी बात, ऐसे कहानी समझ लीजिए, नहीं तो ऐसे समझ नहीं है। जो क्या नाम है, बाण भट्ट जो है, मयूर भट्ट साले हैं और यह बनोई हैं। ठीक है, मयूर भट्ट क्या हैं, साले हैं किसके, बाण भट्ट के साले मयूर भट्ट और उनकी पत्नी मतलब दीदी हैं। एक बार उन्होंने मयूर भट्ट और पति पत्नी में लड़ाई हो जाती है। रात भर वह नहीं मानती, मनाते 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 मयूर भट्ट सवेरा हो गया। अब बाण भट्ट की बहन है, जान लीजिए। और उसके बाद मनाते मनाते सवेरा हो जाता है। तब ये जो है खुद पहुँचते हैं, तब तक इन्होंने श्लोक बोलते हैं। कौन बोलता है, यह श्लोक जो है बाण भट्ट के जो मयूर साले हैं वो बोलते हैं। गत प्रायः, खूब बढ़िया समझिएगा, गत प्रायः रात्रि शशि मुख शशि तीर्यतः इव प्रदीपो अयम निद्रावशोप उपगतो घृणतः इव प्रमाणमंतो मानस तेजसी न तथापि क्रुद्धमो। इसका मतलब यह गत प्रायः रात्रि माने पूरी तरह से रात बीत गई है। शशिमुख चंद्रमा भी अपने स्थान पर चले गए हैं। तीरतः यूमिन समान। प्रदीपो यहम निद्रावशम, हम लोग को प्रदीप माने अंधेरा दूर हो गया है, निद्रावशम माने निद्रा भी चली गई है। उपगता घृणता यु प्रमाण मंतो मानंत दाप मुद्रो महो। कहने का मतलब प्रमाण मंतो मीन आपसे मैं प्रणाम करता हूँ कि आप अपना तेजस माने छोड़ दीजिए, क्रुद्ध मोह माने गुस्सा। आप अब अपना ग्रस्तत्व छोड़ दीजिए। रात भी चली गई, चंद्रमा भी चले गए, प्रदीप अंधेरा भी चले गए, निद्रा भी सब चले गए, तब जा कर के रात बीत गई। आप जो है आप अपना गुस्सा त्याग दे दीजिए। रात्रि लगभग बीत गई, चंद्रमा क्षीण हो गया है और यह दीपक जो है, दीपक भी निद्रा वशीभूत हो गया, मानो ऊंचा हो रहा है। और यह मान तो प्रणाम करने पर समाप्त हो गया है, फिर भी तुम क्रोध नहीं त्याग रही हो। इतना कह रहे थे तब तक ये बाण भट्ट भी पहुँचे। इन तीनों को कहने के बाद मयूर भट्ट, यह देखो इसमें मयूर भट्ट पहुँच गए हैं। इसका मतलब है बाण भट्ट की पत्नी नाराज़ हुई थी, बाण भट्ट मना रहे थे। उसमें उस कहानी में आपको बता दें कि दी थी मयूर भट्ट की पत्नी मान नहीं रही थी उनकी बहन। तब तीसरी लाइन ये लोग कहते हैं 3 लाइन तक, ये चौथी लाइन तब ये खुद कहते हैं, उसमें बाण भट्ट कहे हैं, इसमें क्या कहे हैं, मयूर भट्ट कहे हैं। नहीं तो आप काव्य प्रकाश देख लीजिएगा। कुच प्रत्याशत्या हृदय में ते चंडी कठिनम। चौथी लाइन में भक्त कह देते हैं तुरंत, हे क्रोधशीले कुचों की समीपता के कारण तुम्हारा हृदय भी कठोर हो गया है। कुचों के कारण समीपता, कुचों के समीपता के कारण, कुछ माने जान ही रहे हैं, सीना, कुछ में सीना होता है। कुछ की समीपता के कारण तुम्हारा हृदय भी कठोर है। कहने का मतलब कुछ कठोर है और हृदय भी कठोर हो गया तुम्हारा। जैसे ऐसे सुनते इनको इतना गुस्सा लगता है, क्या बताएं। उसी में बाण इसे सुन करके बड़े प्रसन्न हुए। अब इसमें उनकी पत्नी कह रही हैं, पत्नी को कहें, मयूर से मिलने चल पड़े। और किंतु जो है बाण अत्यंत जो है क्रुद्ध, पत्नी क्रुद्ध हुई और मयूर को कोढ़ी हो जाने का श्राप दे दिया, उसमें बाण को दिया। चलिए ठीक है, मयूर जो है कोढ़ी हो गए और कोढ़ से मुक्ति पाने के लिए सूर्य की स्तुति लिखी। मयूर ने इस कोढ़ से मुक्ति पाने के लिए इसमें लिखा है सूर्य की स्तुति लिखी। मयूर शतक, सूर्य शतक की रचना कर डाली। तीव्र प्रतिभाशाली अत्यंत थे। उसके बाद इनका सही हुआ, ऐसी बात नहीं है। चंडी शतक की रचना करते हुए दुर्गा देवी, उसमें बताया गया है कि इसी कारण जो है
बाण को जब ये लगा झटका, कहने का मतलब उनकी पत्नी ने, बहन ने कहा, तब वही चंडी शतक उन्होंने लिखा था। इसमें अब भाई दूसरी टाइप में है, हम नहीं जानते, लेकिन उसमें क्रुद्ध होकर मयूर को शाप दिया था। उसमें किसको शाप दिए थे? बाण को शाप दिए थे, हमें याद है। ठीक है, तो आप लोग इसको आप अपने हिसाब समझ लीजिए और क्या बताएं। ठीक है, पांचवी रचना इनकी है मुकुट ताड़िकम, नाटक ये भी है। आप प्राय और नल चंपू की एक टीका के स्थान पर है यदाह मुकुट ताड़ितम नाटके बाण, इस टाइप है। आशा प्रतीक्षे, हाँ, शार्दुल छंद में है, इसको आप गा लीजिएगा बढ़िया से। ठीक है, चलिए अन्य विशेषताएं हैं। आज इनकी विशेषताएं जितने हैं सब समाप्त कर देंगे। बाण की काव्य की क्या विशेषताएं हैं, क्या खासियत है? 4 गद्य शैलियों में पड़ती है, जिसमें बाण साहित्य 3 मिलती है। अदधि समास वाली, दूसरी अल्प समास वाली, तीसरी समास रहित वाली, और लंबे लंबे समास शैली वाली उत्कलिका जिसको कहते हैं, छोटे समास वाली चूणका कहते हैं, और अधिक समास शैली को अधिक असिद्ध कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से 4 समासों में बांटा गया है, आप देख लीजिएगा। और शैली को अधिक प्रकाशित करने के लिए, और बाण की शैली का निखरा हुआ हर्षचरित के चतुर्थ उच्छ्वासों में जो है मिलता है। राजश्री का विवाह का वर्णन भी मिलता है, महाश्वेता कादम्बरी का वर्णन मिलता है, परिचय। उसके बाद आपको बता दें, रीत की दृष्टि से पंचाली ऋषि है, सरस्वती कंठाभरण में भी स्वीकार किया गया है पंचाली रीति। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर शब्द और अर्थ की समान गुम्फन, गुच्छा जिसको कहते पांचाली रीति में होता है। ठीक है, और शिला भट्टारिका दोनों जो है उक्तियों में कही गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ नहीं है, ये है 5वां है रीत। चलिए गद्य लेखकों का स्थान, प्रशस्तियाँ, और उसके बाद कला पक्ष में रीत, कथानक में भाव पक्ष। कला, रीत, भाव पक्ष में कथानक आता है, इसको आप लोग टिक करते चलिए। गोवर्धनाचार्य ने कहे हैं, अगले पंक्ति में चलते हैं। चलिए अगला पंक्ति, अरे यार ये अगला पंक्ति है भाई। चलिए ठीक है, इसमें भी कहाँ चला गया यार। गोवर्धनाचार्य आपको बता दें, गोवर्धनाचार्य कहे तो हैं, कट गया पेज, आप लोग पढ़ लीजिएगा पेज नंबर 28। ठीक है, कादम्बरी कथामुख तारणी झा। हदि लग्नेन बाणेन यन मंदो अपि पदक्रमः, और भवेत कवि कुरंगणानाम चापलम तत्कारणम। जैसे हृदय में बाण के लग जाने पर मृग जो थोड़ा भी पैर बढ़ाता है, उसमें उसकी चंचलता ही कारण, उसी कारण जो है हृदय जो है, हृदय में बाण लगने स्मरण रहते हैं, कवि की थोड़ी पद रचना करता है, और चंचलता के कारण बाण की रचना आगे कवियों की फीकी है। ठीक है, इसी प्रकार सब लोग अपना अपना दिए हैं। आपको बता दें, आपको बाणत्व पंचानन श्री चंद्रदेव है, निशान मान लीजिएगा। पंचबाण अशोक मंजरी नौमलिकल नीलोत्पल चूत, ये कहते हैं, इसको आपको क्या कहते हैं? पंचबाण। चलिए अब इसमें आते हैं, आपको पेज नंबर 31 है। और आदर्श कौन थे? गद्य शैली के कुछ जो है उत्कृष्ट थे, उत्कृष्ट
तत्कालीन गद्य शैली के आदर्श से वक्रोक्त श्लिष्ट प्रयोग, सरस कल्पनाएं, समास बहुलता, वस्तु वर्णन, दीर्घकाय योजना, ये सब हैं इम्पोर्टेंट चीज़ें। ठीक है, अब आपको समझ लीजिए भाग 2 आएगा। भूमिका भाग 1 तो हो गया है, भूमिका भाग 2 में आपको लेकर आएंगे कथा, कादम्बरी कथानक, पूर्व भाग और उत्तर भाग। पूर्व भाग जो है बाण भट्ट लिखे हैं, बाण के द्वारा, पूर्व भाग के द्वारा बाण भट्ट, ठीक है, बाण भट्ट। लेकिन उत्तर भाग की बात किया जाए तो पुलिंद भूषण, पुलिंद भट्ट ये सब किए हैं। ठीक है, 2 भागों में वर्णन है, क्योंकि प्रथम भाग जब बनाए 1/3 70% भाग बना लिए थे, तब इनकी बाण की मृत्यु हो गई थी। अब उसी को, क्योंकि हमको लगता है उनका लड़का जो है पुलिंद भूषण, पुलिंद भट्ट, यह जो है बाण के जो है साथ में काम करते रहे होंगे, और पूरा उनको जैसे बाण का था वैसे पूरा अनुभव इनको भी था। इसको पुलिंद भूषण को भी अनुभव था, पुलिंद भूषण या भूषण भट्ट जो भी आप मानिए। ठीक है, इनको पूरा अनुभव था। इसका मतलब वो पिता के संरक्षण में देख रेख रोजाना करते रहते थे, किस टाइप श्लोक चल रहा है, किस टाइप लिख रहा है। तो पूरी कहानी का उनको अनुभव रहा होगा कि ऐसे ऐसे कहानी ऐसे ऐसे मोड़ पे बाद में ऐसे ऐसे लेगी, तभी वो पूरी तरह से पूरा कर पाएँ। अभी आप देखेंगे अधूरा आप एक कौन सा है ग्रंथ, उसको पूरा नहीं हो पाया। शायद इस टाइप अगर कार्य किए होते अपने बच्चों के संरक्षण में या उसको साथ लिए होते तो वो भी पूरा हो गया होता। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं वो कौन सा ग्रंथ है अधूरा है, कोई पूरा नहीं कर पाया, नहीं तो हम अगली बार अवश्य बताएंगे उसको। ठीक है, हमें आशा है कि अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा। बहुत जल्दी बता रहा हूँ, उससे ब्लैक बोर्ड पर लिखता और लिखने में टाइम लगता है, और उसके बाद बताने में भी थोड़ा सा मुझे लगता है। अब इसमें हम कल बताएंगे आपको कौन यह कैसे था, कौन कौन कितने जन्मों की कहानी है। आप थोड़ा सा भूमिका अवश्य जान लीजिए। राजा शूद्रक होते हैं, शूद्रक होते हैं, और उसके बाद शूक आता है उनके पास, और वह कहानी शूक होता है। उसके बाद जाबल ऋषि, जाबाल, फिर से बता दें आपको अच्छे ढंग में। पहले तो राजा शूद्रक, उसके बाद आपको शूक, उसके बाद जाबाल ऋषि, उसके बाद सुक। अब ये कहानी आपको बता दें, पूरी कहानी के राजा कौन होता है, यह शूक होता है। पूरी कहानी को बता रहे हैं। यह शूक जाबाल ऋषि को बताता है। जाबाल ऋषि ही के द्वारा ही कह रहा है, मैं उड़ते उड़ते वहाँ गया, मेरी जो है इसको पकड़ करके चंडाल कन्या ने हमको राजा के मैदान में, राजा के दरबार में गई लेकर के। पूरे अगर आएगा एक क्वेश्चन आप अभी से नोट कर लीजिए, पूरे कहानी का वक्ता कौन है, शूक है, जान लीजिएगा। पूरे कहानी का वक्ता है शूक। क्योंकि अभी आपको थोड़ा थोड़ा बता दें, राजा शूद्रक के दरबार में वह एक चंडाल कन्या, जबकि उसकी माता रहती है, लेकर आती है, छोड़ देती है, चली जाती है, उसका काम वहीं से समाप्त। अब वो पूरी घटना को नहा पहा करके पूरी तरह से बैठते हैं राजा शूद्रक, तब उसको कहानी सुनाते हैं। तब वो बताता है कि मेरा जन्म यहाँ हुआ था, मेरे माता पिता मर गए थे, और मैं एक दिन जाते जाते जाबाल ऋषि के आश्रम में पहुँचा। वो नहाने के लिए जा रहे थे, कहें ये तो पिछला कर्म भोग रहा है। तब उसके बाद जो है अभी आते हैं कहानी इसके विषय में, रात बताते हैं। तब इसी प्रकार से उन्होंने भी अपनी कहानी को रात में बताने का प्रयास करते हैं कि यह जो है
पूरी कहानी तब बताते हैं अंत में। ठीक है। जाबाल ऋषि पुत्र हारी तो होते हैं, उसके बाद कह रहे हैं, हंसते हुए कहें, यह अपने दुष्कर्मों का फल भोग रहा है। रात में कहानी बताते हैं। तब जाबाल ऋषि जो है, शुकनाश जो है, एक कहानी बताते हैं रात में कि यह अवंती देश राजा रहता था। राजा तारापीठ नाम का एक राजा रहते थे। उनकी रानी विलासवती और पुत्र शुकनाश, मंत्री उनके शुकनाश थे, और उनकी पत्नी मनोरमा शुकनाश की। ठीक है। राजा चंद्रापीठ और पुत्र वैशंपायन। पुत्र वैशंपायन कौन है? और पुत्र वैशंपायन रानी विलासवती और शुकनाश के मंत्री के लड़के रहते थे, और दोनों में बड़ी दोस्ती रहती। इंद्रायुध के लिए चले जाते हैं, और उसके बाद जब जाते हैं पीछे, एक इंद्र के पीछा करते करते चले जाते हैं, तो वहीं बिछुड़ जाते हैं। अक्षोर सरोवर पर पहुंच जाते हैं। शिव मंदिर रहती है, वहाँ एक लड़की बैठी रहती है, शिव की आराधना करती रहती है। तो उससे परिचय पूछते हैं। राजा जो है कहती है कि मेरा नाम महाश्वेता है, गंधर्व राज की राजपुत्री हूँ, और उसके भी मैं जो है इसी टाइप में नहाने के लिए एक सरोवर पर जा रही थी। कुसुम मंजरी लिए थे। कौन? मुनि कुमार, एक पुंडरीक जिसको कहते हैं, ली थी। और उसके बाद जो है मैं महक से देखी श्वेत के पुत्र, उनका नाम पुंडरीक कपिंजल। कहन मेरा नाम कपिंजल है, और लक्ष्मी के अवतार हूँ, लक्ष्मी के पुत्र हूँ। और उसके बाद यह जो है मुनि कुमार कहते कहते, और उसके बाद महाश्वेता जो है उसके बाद वह तब नहाते आते ही देखते देखते वह पता नहीं कैसे प्राणांत हो गया, मर गए। तो बाद में घोषणा होती है, आकाशवाणी होती है, पुनर्मिलन आपको अवश्य होगा। गंधर्व राज की पुत्री जो है, तो जो है वहीं पर वो महाश्वेता क्या बैठ जाती है वहीं पे। उनकी एक जो है सहायिका जो होती है, तरलिका होती है, पुनः कहने लगती है, और अंधर राज की चित्ररथ की पुत्री जो है कादम्बरी से मेरा अभिन्न सखी है, तुम जाओ एक संदेश दे दो। उसके बाद संदेश तरलिका ले आती है। उसके बाद तब चंद्रापीठ भी जाता है। चंद्रापीठ निम्न कर्मों से हुआ, और चंद्रापीठ अनुचर के उरक साथ में रहता है। और उसके बाद चंद्रापीठ जो है परस्पर प्रेम होने लगा, और कादम्बरी और चंद्रापीठ से और महाश्वेता से। और उसके बाद दूसरे जन्म में उसको क्या होता है, पुंडरीक तो था ही, दूसरे जन्म में वो दूसरा कुछ होता है। ठीक है। ठीक है। पुंडरीक तो मर जाता है, वैशंपायन के रूप में आता है। ठीक है। तो वैशंपायन, तब उसके बाद दोनों लौट करके आते हैं, पत्र लेकर साथ दोनों लेकर जाते हैं। यहाँ तक भाग तो मान लीजिए पूर्व भाग है। अब उत्तर भाग भूषण भट्ट के द्वारा लिखा गया है कहानी। दोनों जो है पूरी कहानी फिर बताते हैं। वैशंपायन ब्राह्मण युवक आया, और उसके बाद दोनों लेकर मृत्यु की ओर चल जाते थे। उसके बाद दोनों लोग का मिलन हो जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है। कल और पूरी कहानी और बताएंगे, बहुत ज़्यादा। ठीक है। लेकिन आपको ये समझना है, शुकनाश मनोरमा के कौन पुत्र है, चंद्रापीठ के मम्मी पापा कौन है, लक्ष्मी के मम्मी पापा कौन है, माता पिता कौन है। कहने का मतलब पुंडरीक के कैसे कैसे इनका जन्म हुआ, कैसे कैसे आगे बढ़े, उसके बाद तो जो है ही। ठीक है। और बाकी जो है तो पूरी कहानी के मोड़ मुख्य रूप में अभी हम आपको कल बताएंगे क्या है क्या नहीं है। और उसके बाद मुख्य भाग बताऊंगा क्या इसमें अति आवश्यक है पूछना, क्या इसमें ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है। इसी प्रकार से इतनी देर बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर कर दिया करें, लाइक कर दिया करें। और जो हो सके आपको अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट में लिखिएगा, नहीं अच्छा लग रहा है तो ब्लैक बोर्ड वाला अच्छा लग रहा हो तो अवश्य लिखें, हम वही प्रयास करेंगे। क्योंकि यही इनकी भूमिका जैसे समाप्त होगी, जैसे श्लोक की बारी आएगी, वैसे मैं तुरंत ब्लैक बोर्ड पर ही बताने का प्रयास करूँगा। क्योंकि श्लोक जो है और व्याकरणात्मक दृष्टि से ब्लैक बोर्ड पर ही अच्छा लगता है। ठीक है। इसी प्रकार से इतनी देर आपको बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।